देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आसनसोल से हमारी बस जा रही थी देवनगर के लिए। ये लगभग 200 किलोमीटर का लंबा सफ़र था। रात के करीबन 10 बजे बस आसनसोल से देवनगर के लिए रवाना हुई। बस में सारे मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर झपकियां ले रहे थे। बस भी अपनी निर्धारित गति से चली जा रही थी और मैं बस की खिड़की से बाहर पसरी हुई शांति को महसूस कर रहा था कि तभी एकाएक बस ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगा दिया। अचानक लगे ब्रेक के चलते सभी मुसाफिर हड़बड़ा गए। कुछ मुसाफिरों को चोट भी लग गई, जिसके कारण वो ड्राइवर पर भड़क गए और ड्राइवर को लताड़ने लगे। वहीं वो बस ड्राइवर बिना कोई जवाब दिए अपनी सीट पर खामोश बैठा रहा। ड्राइवर के कोई जवाब न देने के चलते मुसाफिरों का गुस्सा और भी भड़क गया। अभी भड़के हुए मुसाफिर बस ड्राइवर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी बस ड्राइवर सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाईवे पर नींबू बिखरे हुए हैं, अगर इन नींबुओं के ऊपर से बस गुजरी तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। इस पर जब मैंने बस से झांक कर देखा तो सच में बस के सामने ढेरों नींबू बिखरे पड़े थे। पर इन नींबुओं से भला क्या खतरा था जो बस ड्राइवर ने बस आगे लेने से इनकार कर दिया। और यही सवाल जब उन भड़के मुसाफिरों ने उस बस ड्राइवर से किया तो बस ड्राइवर ने कहा, आज से ठीक 3 साल पहले मेरे उस्ताद दयानंद को भी एक बार ऐसे हाईवे पर नींबुओं का ढेर बिखरा हुआ मिला था। उस वक्त तो मेरे उस्ताद ने बिना बस रोके ही उन पर से गुजर गए, पर वो फिर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। और जब अगली सुबह उनकी बस हाईवे पर बरामद हुई तो मिली बस के सारे पहिए खून से सने हुए थे और बस की हर सीट पर 2 आंखें पड़ी हुई थी, मानो किसी ने उन सभी मुसाफिरों की आंखें निकालकर उनकी सीट पर रख दी हो। बस ड्राइवर का ये खौफनाक किस्सा सुनकर ज़्यादातर बस के मुसाफिर पूरी तरह से डर गए थे, मगर बस में अभी भी उन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा थी जो इस किस्से से जरा भी नहीं डरे और बस ड्राइवर को धमकाते बोले, अरे भाई, हमें तूने क्या गधा समझा है जो तेरी इस झूठी कहानी में आ जाएंगे? सीधी तरह से बस आगे बढ़ा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बस ड्राइवर को मुसाफिरों की बदसलूकी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हुई और बस ड्राइवर फौरन ही बस से उतरते हुए बोला, तुम लोगों को मरना है तो मरो, मैं यहाँ से बस आगे किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बस ड्राइवर के नीचे उतरते ही बस का कंडक्टर भी बस से नीचे उतर गया। बस ड्राइवर और कंडक्टर के बस से उतरते ही भड़के हुए मुसाफिर तिलमिला उठे और ड्राइवर और कंडक्टर को सबक सिखाने के लिए एक मुसाफिर जो सबसे ज़्यादा तिलमिलाया हुआ था जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इससे पहले वो मुसाफिर बस को वहाँ से आगे ले जाता कि तभी मैं भी बस से नीचे उतर गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ड्राइवर की बात बिल्कुल सही लग रही थी। और मेरे उतरते ही वो मुसाफिर बस ड्राइवर को बोला, अब ये बस देवनगर डिपो पर ही जाकर रुकेगी। और ये बोलते हुए बस वहाँ से लेकर चला गया। बस अभी वहाँ से गुजरे ही थे कि तभी बस का कंडक्टर चीखते बोला, खून खून। फिर जब मैंने उस ओर देखा जिस ओर कंडक्टर देख रहा था, तब मैंने पाया कि हाईवे पर जहाँ पहले नींबू बिखरे हुए थे अब वहाँ खून ही खून फैला हुआ है। दरअसल जिन नींबुओं को बस कुचलते हुए गुजरी थी वो सभी कुचले नींबू लाल हो गए थे, यानी कि वो खून की तरह हो गए थे। ये देखकर मुझे बस ड्राइवर की बात पर अब यकीन हो गया था कि जो भी उसने कहा था वो बिल्कुल सच था और जिसका साफ मतलब था कि बस में बैठे सभी मुसाफिरों की जान अब खतरे में है। अभी मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि तभी बस का ड्राइवर चल पड़ा जिस ओर बस गई थी। बस ड्राइवर को बस की ओर जाता देख मैंने रोकने की कोशिश भी की, पर वो नहीं रुका। और जब बस का कंडक्टर भी बस ड्राइवर के पीछे चल पड़ा तो मैं भी मजबूरन उनके पीछे पीछे जाने लगा। अभी मैं उन दोनों के पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी बस ड्राइवर ने चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रहे इन नींबू पर पैर ना पड़े। और उसके एक कहते ही मैं और बस का कंडक्टर चौकन्ना हो गए और बड़े ध्यान से उन नींबुओं से अपना पैर बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर कुछ देर में हम लोग उस एरिया से बाहर निकल गए जहाँ पर नींबू बिखरे पड़े थे, पर बस का ड्राइवर अभी भी आगे और आगे ही चलता जा रहा था। चूँकि मुझे नहीं पता था कि इन हालातों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मेरे पास सिवाय उस बस ड्राइवर के पीछे जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिर सवाल जान की थी, ऐसे में छोटी सी भूल भी गले की फांस बन जाती। इस वक्त सिर्फ बस ड्राइवर ही था जिसे ये मालूम था कि आगे क्या करना है। खैर अभी मैं बस ड्राइवर और कंडक्टर के पीछे जा रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया सड़क पर पैरों के निशान हैं
जो खून से बने हुए थे। फिर जब मैंने आगे की ओर देखा तो मैंने पाया कि वो कदमों के निशान किसी और के नहीं बल्कि कंडक्टर के पैरों के निशान हैं। अभी मैं कंडक्टर को ये बात बताने वाला था कि तभी वो धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। कंडक्टर के गिरते ही मैं उसकी तरफ दौड़ा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो तब तक वो बेहोश हो चुका था। अभी मैंने फौरन ही पलटकर ड्राइवर को आवाज़ लगानी ही चाहिए, पर जब ड्राइवर को आवाज़ लगाने के लिए मैं पलटा तो तब तक ड्राइवर उस अंधेरे में मेरी आंखों के दायरे से ओझल हो गया। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से ड्राइवर को पुकारा भी, पर ड्राइवर ना तो लौट कर आया और ना ही उसने पलट कर आवाज़ दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहीं पर कंडक्टर के पास बैठा ड्राइवर के लौटने का इंतज़ार करूं या फिर कंडक्टर को यहीं छोड़कर ड्राइवर को खोजने जाऊं। कुछ देर अपने आप से सवाल करने के बाद मैंने कंडक्टर को वहीं पर छोड़कर ड्राइवर के पीछे जाने का फैसला किया, क्योंकि ड्राइवर के बिना तो इस मुसीबत से पार पाना मेरे लिए तो नामुमकिन ही था। लिहाजन में उठा और ड्राइवर को आवाज़ देते हुए उस ओर दौड़ पड़ा जिधर ड्राइवर गया था। पर जब मैं दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर चला आया तो मुझे ड्राइवर तो नहीं मिला, पर वो बस ज़रूर नजर आई जिससे हम उतरे थे। हालांकि मैं उस बस से अभी भी काफ़ी दूर था, पर इसके बावजूद एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। मेरे पैर अब ना तो आगे बढ़ रहे थे और ना ही पीछे। उस वक्त मैं एक अजीब सी मनोदशा में फंस गया था जहां मेरा दिमाग कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था। अभी मैं किसी पुतले के भांति वहां पर खड़ा उस बस की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहा था कि तभी वो बस जोर से हिलने लगी और देखते ही देखते वहां पर लोगों की चीखें गूंजने लगी। ये चीखें उस बस से आ रही थी, मतलब कि बस में सवार सभी मुसाफिर पूरी तरह से खतरे में थे। फिर कुछ देर के बाद वो चीखें आने भी बंद हो गई और बस से एक एक करके सभी मुसाफिर नीचे उतरने लगे। वो सारे मुसाफिर जो बस से उतर रहे थे अब उन सभी की गर्दनें नीचे की तरफ झुकी हुई थी। बस से उतरने के बाद वो सारे मुसाफिर एक गोले में खड़े हो गए और अभी मेरी नज़रें उन्हीं मुसाफिर पर थी कि तभी अचानक ही पीछे से किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली और धकेलते हुए मुझे आगे की तरफ लेकर जाने लगा। मेरे लिए हैरान वाली बात तो ये थी कि अभी भी मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर जब उसने मुझे नीचे पटका तो तब जाकर मेरी चीख निकली और मैं नीचे गिरते ही झट से खड़ा हो गया। खड़े होते ही जब मेरी नज़र उस पर पड़ी जिसने मुझे नीचे पटका था तो मैं ये देखकर चौंक गया कि ये कोई और नहीं बल्कि बस का कंडक्टर था जिसे मैं बेहोशी की हालत में छोड़कर आया था। पर जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि अब उसकी दोनों आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे जिनसे काली स्याही जैसा कुछ निकल रहा था। फिर जब मैंने घेरे बनाकर खड़े मुसाफिरों की तरफ गौर से देखा तो उनके भी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे जिनसे ठीक कंडक्टर के जैसे ही काली स्याही जैसा कुछ द्रव बह रहा था। वो इतना खौफनाक मंजर था कि मैं चीखते ही भागा। कुछ आगे जाते ही लड़खड़ा के मैं नीचे गिर पड़ा और मैं अभी उठकर वापस से भागने वाला था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, भागो नहीं तो आस्ते से इधर चले आओ। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि पीछे से एक बस ड्राइवर मुझे आवाज़ दे रहा है। बस ड्राइवर को वहाँ पर देखकर मेरे हदास मन को सहारा मिला और मैं उड़ते ही बस ड्राइवर की ओर भागा। बस ड्राइवर के पास पहुँचते ही बस ड्राइवर ने कहा, हम दोनों को सुबह होने तक किसी तरह इनसे बचकर रहना होगा और सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। उस ड्राइवर के कहे अनुसार मैं और ड्राइवर वहीं पेड़ के पीछे छिप गए। सुबह होते ही जब मैंने हाईवे की ओर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और जब मैं बस में झांका तो बस में हर जगह खून ही खून फैला हुआ था और सीट पर किसी की लाश भी नहीं थी। सारे के सारे मुसाफिर वहाँ से गायब हो चुके थे। इसके बाद वहाँ से मैंने बस ड्राइवर का साथ छोड़ दिया और अकेले अपने रास्ते चल दिया। दोस्तों, उस रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयानक था। आखिर उन नुम्बुओं को कौन हाईवे पर यूं ही फेंक जाता है और आखिर वो लोग क्यों नहीं मिलते जिनकी गाड़ियाँ उन नुम्बुओं को रौंदती हुई गुजर जाती हैं। ये सभी सवाल मेरे जहन में आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।